हेलो स्टूडेंट्स, इट इज योर 7th क्लास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का ये आप लोग का 7वां क्लास है, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये तीसरे नंबर का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तुमने पढ़ा है आप लोगों ने, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें पानी में चीनी डालते हैं तो शरबत जो बनता है उसका वेपर प्रेशर कम जाता है, इसे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड करते हैं तो प्राप्त होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसमें पढ़ा आपने राउल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव ऑफ वेपर प्रेशर। फिर उसके बाद आपने पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा आज पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते थे? जब किसी लिक्विड को गर्म करते थे और गर्म करते करते खूब वेपर बनता था और उसका वेपर प्रेशर बढ़ते जाता था और बढ़ते बढ़ते जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता था तो वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अपनी सतह को छोड़ के ऊपर उठ जाते थे और उस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते थे। और जिस टेम्परेचर पर काम होता था उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहते थे, जैसे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। आज पढ़ाएंगे फ्रीजिंग पॉइंट, तो पहले उसके बाद पढ़ाएंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? प्रत्येक सॉलिड का अपना वेपर प्रेशर होता है, चाहे वह बहुत कम ही क्यों ना हो। तो ये तुमको अविश्वसनीय लगता होगा कि सॉलिड का वेपर बनेगा तब तो वेपर प्रेशर होगा, लेकिन होता है, वास्तविक में होता है, वो बहुत कम होता है। और जिस टेम्परेचर पर उस सॉलिड का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उस टेम्परेचर पर वह लिक्विड फ्रीज कर जाता है। जैसे आइस, सियाचिन ग्लेशियर वगैरह में जाते हैं हम लोग, उधर ठंडे मुल्कों में जहाँ हमेशा बर्फ जमना हो रहा था अधिकांश समय, तो उसमें क्या होता है, वेपर बनते रहता है, बर्फ आइस का वेपर बनते रहता है। बहुत कम वेपर बनता है, लेकिन जितना भी बनता है तो वो बहुत कम ही वेपर प्रेशर होता है, न के बराबर होता है। और वो पानी उस समय जो ठंडा होगा तो उसका भी तो वेपर प्रेशर कमते ही जाएगा, कमते कमते वाटर का वेपर प्रेशर इतना लो हो जाएगा कि वो आइस के वेपर प्रेशर के बराबर जब हो जाएगा तो वो वाटर फ्रीज कर जाएगा। समझ आई बात? तो उस टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। A solid has also some vapor pressure, although it is very small. Temperature at which vapor pressure of solid and that of liquid become equal, the liquid starts to freeze. Called freezing point of liquid. तो
सॉलिड हैज आल्सो सम वेपर प्रेशर, सॉलिड का भी कुछ वेपर प्रेशर होता है, ऑल्दो इट इज वेरी स्मॉल, हालांकि यह बहुत कम ही होता है। टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर एट भी जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉलिड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड दैट ऑफ लिक्विड, सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर बिकम इक्वल, बराबर हो जाता है, द लिक्विड स्टार्ट्स टू फ्रीज, लिक्विड जमना शुरू हो जाता है, कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। एज फॉर एग्जांपल, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मरकरी -39 डिग्री सेल्सियस 234 केल्विन, 273 में घटा दिया 0 डिग्री करके 273 केल्विन होता है, इट इज फ्रीजिंग पॉइंट। Now you have to study third colligative property, depression of freezing point. Depression of freezing point. Freezing point में depression बताया है कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा। वेपर प्रेशर जो घटता है तो उसे हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है उसे कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट घटता है उसको कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। काम एक ही हो रहा है, पानी में चीनी डाल दें, लेकिन 3 बातें होती हैं। व्हेन ए नॉन वोलाटाइल व्हेन ए नॉन वोलाटाइल and non-electrolyte solute is dissolved into a pure solvent, then its freezing point decreases, called depression of freezing point. Let freezing point of pure solvent be T and that of solution be TF, then depression of freezing point delta TF is equal to T minus TF, वहां TB होता था, TB माइनस T होता था, यहाँ होता था डेल्टा TB, डेल्टा टीबी डेरिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता था, इक्वल टू टीबी माइनस टी होता था, यहाँ पर डेल्टा टीएफ इक्वल टू टी माइनस टीएफ, क्योंकि लोअरिंग हो गया, प्योर सॉल्वेंट से कम है। ठीक है, तो इट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ
You have to know relationship between depression of freezing point and lowering of vapor pressure. वहां पढ़े थे relationship between elevation of boiling point and elevation lowering of vapor pressure, और यहाँ पढ़ेंगे relationship between depression of freezing point and lowering of vapor pressure. मीन्स lowering of vapor pressure में दोनों में रिलेशन लाना है, उसमें भी लाए थे, यहाँ भी लाए थे। तो जैसे वहां ग्राफ बनाए थे, यहाँ भी ग्राफ बनेगा, लेकिन उसे भिन्न बनेगा और अपने से प्रूफ होकर निकल जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, एक लिक्विड सॉल्वेंट लेंगे वाटर, और एक सॉलिड सॉल्वेंट लेंगे आइस, और दो सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड। रिलेशनशिप between depression of freezing point and lowering of vapor pressure। इसको एस्टेब्लिश करने के लिए दो एक ग्राफ हम खींचेंगे किसके बीच में, तो लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर और दोनों के दो सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड के वेपर प्रेशर के साथ टेम्परेचर का, जैसा कि देखेंगे। टू एस्टैब्लिश दिस रिलेशनशिप we plot a graph of vapor pressure against temperature for pure solvent solid solvent and two solutions as given। टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, P वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और यहां है सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड। ठीक है, ये लाइन ए बी और सी, लाइन ए बी रिप्रेजेंट सॉलिड सॉल्वेंट एंड बी सी कर्व रिप्रेजेंट्स लिक्विड सॉल्वेंट। लाइन ए बी represents solid solvent and curve BC represents liquid solvent. Now vapor pressure of pure solvent P,
solution for vapor pressure of solution first P1, vapor pressure of solution second P2। जिस टेम्परेचर पर तुमको बताए थे लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर पर वो लिक्विड फ्रीज कर जाता है। तो लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस पॉइंट बी पर बराबर हो रहा है, तो बी पर ये फ्रीज कर जाएगा। इसका टेम्परेचर जो कोरस्पॉन्डिंग होगा टेम्परेचर, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहेंगे, टी जो हम माने थे प्योर सॉल्वेंट का टी। और ये इस कर्व इस लाइन को कट कर रहा है सॉल्यूशन फर्स्ट इस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर। तो डी पॉइंट जो होगा ये इसके कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T1 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट, और ये टेम्परेचर ये जो है इसको कट कर रहा है सॉल्यूशन सेकेंड ए पॉइंट पर। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर जो होगा ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सेकेंड डी ए बी सी डी ई एफ। तो यहाँ P1 क्या क्या है? P वेपर प्रेशर इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P1 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट, P2 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन सेकेंड। T is freezing point of solvent, means pure solvent। T1 freezing point of solution first, T2 freezing point of solution second। ठीक है। अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो दोनों, तो ये 3 पैरेलल लाइंस प्राप्त होंगे और तब 2 सिमिलर ट्रायंगल बनेगा BDE एंड BAF। if solutions are very dilute, then 3 parallel lines are formed, resulting formation of 2 similar triangles। कौन कौन? ट्रायंगल ABF एंड ABF एंड DBE। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? BF by B is equal to AF by D। now AF by D is equal to BF by B। तो देखो यहाँ AF क्या है? ये T माइनस T2 है, T माइनस T2, और D क्या है? ये T माइनस T1, ये T माइनस P1। डेल्टा TF, डेल्टा
TF1 भी कह सकते हैं इसको, डेल्टा T2 कहेंगे बाई डेल्टा T1 इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा P2 बाई डेल्टा P1, यानी डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। दिस इज द रिलेशनशिप, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होगा, दैट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional to lowering of vapor pressure. This is the relationship between elevation of freezing point and lowering of vapor pressure. ऐसा ही रिलेशन आया था elevation of boiling point और lowering of vapor pressure। ओके, ठीक है, इस रिलेशनशिप को आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लाएंगे रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। फ्रॉम रॉल्स लॉ, पिछले क्लास में भी आया था ये। फ्रॉम रॉल्स लॉ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में जो रिलेशन आया था वही रिलेशन से हम आगे पूरा बढ़ाए थे, आज भी वही काम करेंगे। P माइनस PS बाई P इज इक्वल टू स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल M बाई कैपिटल W। स्मॉल और कैपिटल का इस्तेमाल सही से करना है, क्योंकि स्मॉल वाला जो होता है सॉल्यूट के लिए है और कैपिटल वाला सॉल्वेंट के लिए है। तुम्हारी सुविधा के लिए हमने सॉल्यूट चीनी कम होता है इसलिए उसको छोटा छोटा माने हैं, और पानी ज्यादा होता है उसके लिए बड़ा बड़ा माने हैं। ये वेट ऑफ सॉल्यूट हुआ, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ ये वेट ऑफ सॉल्वेंट और ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इस पिछले क्लास में बता चुके थे, कहोगे तो अभी भी बता दिया जा सकता है, लिख दे सकते हैं यहाँ पर क्या क्या माना है हमने। P वेयर P इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल m मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। It is lowering of vapor pressure, and after dividing it with vapor pressure of pure solvent, it gets converted into relative lowering of vapor pressure. According to Raoult's law, relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solvent। बता चुके हैं, अभी इस पर आगे हमको बढ़ाना है। तो ये क्या हुआ, वेपर प्रेशर घट रहा है प्योर सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन का, ये हुआ वेपर प्रेशर में कमी बाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल M बाई कैपिटल W। इस P को यहाँ लेके जाएंगे, इस P को यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा P इज इक्वल टू P इंटू स्मॉल w कैपिटल M बाई स्मॉल m कैपिटल W। तुमको बताया था PM कांस्टेंट याद रखने के लिए, PM कांस्टेंट है ना भी, P से प्रेशर वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट, M से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। वाटर अगर है तो 18-18 कांस्टेंट है, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट अगर ये होगा 760 mm एट द बॉइलिंग पॉइंट,
तो ये दोनों कांस्टेंट होता है। सिंस P and M कांस्टेंट, hence डेल्टा P क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W। और तुम जानते हो कि डेल्टा P अभी रिलेशन लाया तो डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा TF के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W। क्यों, क्योंकि डेल्टा TF is directly proportional to delta P, फ्रीजिंग डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो फिर दोनों की एक दूसरे के ऊपर लिखा जा सकता है। अब साइन ऑफ क्वेश्चन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट देंगे, इसलिए डेल्टा TF इज इक्वल टू कांस्टेंट दे रहे हैं, वहां KF देते थे, KB इसमें बॉइलिंग पॉइंट में B देते थे, और फ्रीजिंग पॉइंट में F कर देंगे, KF हो जाएगा स्मॉल w बाई स्मॉल m एंड कैपिटल W, वेयर KF इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, वहां बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, दोनों में जरा सा का अंतर है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब इसमें स्मॉल w बाई स्मॉल m का वैल्यू मींस सॉल्यूट के मोल की संख्या 1 मानेंगे, और कैपिटल W मैंने सॉल्वेंट का वेट, पानी का वेट 1000 मानेंगे, तो जो इलिवेशन होगा उसे हम कहेंगे मोलर, जो डिप्रेशन होगा उसे कहेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो हम सेम है इलिवेशन में जैसे जो डिप्रेशन में यहाँ पर देखेंगे, उसको हम हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसे कहेंगे व्हेन 1 मोल सॉल्यूट इज dissolved into 1000 gram solvent, then the produced depression is called molar depression constant, molar depression constant, that is small w by small m is equal to 1 and capital W is equal to 1000 ग्राम। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हाँ, तो स्मॉल w by स्मॉल m क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 है, और कैपिटल W क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है 1000, 1000 ग्राम पानी में 1 मोल चीनी को घुला रहे हैं, तब जो प्रोड्यूस्ड डिप्रेशन होगा उसे हम कहेंगे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो हम लोग इसको पुट कर रहे हैं इक्वेशन वैल्यू उसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल w by स्मॉल m and capital W in equation first, delta TF is equal to क्या होगा, KF कैसे रहेगा, स्मॉल w by स्मॉल m की जगह पर 1 देंगे, अब कैपिटल W देंगे कितना 1000, तो KF हो जाएगा ऊपर और by 1000, KF by 1000, और इसको मान लेते हैं हम KF डैश, यही KF डैश जो है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होगा, डिप्रेशन कांस्टेंट, देख रहे हो
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के तर्ज पर ही अभी जा रहा है ना। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए केएफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1000 इंटू केएफ डैश। अब इस केएफ का वैल्यू पुट करो कहाँ, इक्वेशन फर्स्ट में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ केएफ डैश इन इक्वेशन फर्स्ट। केएफ डैश को केएफ भी लिख सकते हो, इसी को केएफ डैश लिख सकते हो, लेकिन तुमको यह सोचना है कि 1000 में है तो मोलर है, खाली यही पहचाने से। उसमें हम पुट कर दे रहे हैं तो क्या होगा, डेल्टा टीएफ फॉर्मूला आ जाएगा, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ की जगह पर लिखेंगे 1000 केएफ डैश इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इट इज योर इक्वेशन सेकेंड फॉर्मूला ये हुआ, इसी पर तुम्हारा न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, तो अब इसको केएफ को भी थर्मोडायनामिकली निकाला किसने, फन हॉफ ने, जैसे वहां केवी डैश को निकाला था उसी प्रकार से यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू फन हॉफ वाज फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट हु गॉट फर्स्ट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। फन हॉफ के अनुसार केएफ डैश इक्वल टू 0.002 टी स्क्वायर बाई एल, वेयर जहां पर कैपिटल टी जो है क्या है, इट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट एट केल्विन स्केल। L is equal to latent heat of fusion। वहां हुआ था वेपोराइजेशन, यहां हो रहा है फ्यूजन। जैसे वाटर के लिए, एज फॉर एग्जाम्पल फॉर वाटर के लिए केएफ डैश इक्वल टू 0.002 इंटू 273 वाटर 0 डिग्री सेल्सियस को फ्री होता है ना, तो 273 हो गया। अब वहां तो लिखते थे 100 डिग्री सेल्सियस के लिए 373 और यहाँ एल जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है वो होता है 536, उसमें वो लिखे थे। और यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर का जो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम होता है, यानी 1 ग्राम आइस को वाटर मेल्ट करने के लिए 80 कैलोरी हीट की जरूरत होती है। इसको सॉल्व करोगे 1.8 समथिंग आएगा। ठीक है, इस पर फिर तुम न्यूमेरिकल बनाओगे, कंसेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन, एडिशन of 0.643 gram of a solute into 50 ml benzene having density 0.876 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी है इसका। लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 5.51 डिग्री सेल्सियस टू 5.03 डिग्री सेल्सियस। If Kf is 5.12, then find out molecular mass of
सॉल्यूट। देखो क्या करता है। हाँ, तो तुम अभी तक बता रहे थे पानी में चीनी डालते हैं शरबत बनता है, सोल्यूशन में बनता है। अभी यहाँ पर क्या है, पानी में चीनी नहीं डाल रहे हैं बल्कि बेंजीन है पानी की जगह पर। सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है बेंजीन, और उसमें कोई नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्वेंट डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसके बाद घुला रहे हैं। बेट पीछे में बेट दिया रहा था तो दोनों का, तो उससे तुमको आसानी होती थी, लेकिन यहाँ पर बेट नहीं दे करके बेंजीन का वॉल्यूम दे दिया है, और दे दिया है क्या उसका डेंसिटी। तो वॉल्यूम और डेंसिटी से तो उसका वेट निकाल लो, डेंसिटी इसका तो मास है वॉल्यूम, तो उसका मास निकाल लो इससे, और ये सॉल्यूट का ये सॉल्यूट का है और ये सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा इससे, और लोड करता है फ्रीजिंग पॉइंट घट करके हो जाता है कितना, इतना से 5.51 से 5.06, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट घटा लोगे तो वो निकल जाएगा, और उसके बाद सब फॉर्मूला जो बनाए अभी उस फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे तो सॉल्यूशन गिवन weight of solute small w is equal to 0.643 gram. Volume of solvent is equal to 50 ml. Density of solvent is equal to 0.879 ग्राम पर ml। तो इसमें गुना करते हैं निकल जाएगा मास, इसलिए मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 50 इंटू 0.879, इतना ग्राम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मास को हम मानते हैं क्या, सॉल्वेंट के मास को कैपिटल डब्ल्यू मानते हैं, कैपिटल डब्ल्यू इसका स्मॉल डब्ल्यू यहाँ है, कैपिटल डब्ल्यू यहाँ आ गया, स्मॉल डब्ल्यू दिया हुआ था और कैपिटल डब्ल्यू तुमने निकाल लिया। अब आगे क्या हो रहा है, लोअर कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना से कितना घट रहा है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ ये हो रहा है 5.51 माइनस 5.03 इज इक्वल टू 0.48 डिग्री सेल्सियस। तो केएफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ इज इक्वल टू 5.12। नाउ बी है, हम लोग रखते हैं क्या रखते हैं, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 1000 इंटू केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। देखो इसके स्मॉल एम मांग रहा है, स्मॉल एम को इधर कर दो, इसलिए स्मॉल एम टी डेल्टा टीएफ उसके जगह पर चला जाएगा 1000 इंटू केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाई डेल्टा टीएफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। 1000 गुने केएफ डैश, देखो केएफ डैश जो मान रहा है केएफ डैश लिख सकते, केएफ लिख सकते हैं 5.12 इंटू स्मॉल डब्ल्यू 0.643 बाई डेल्टा टीएफ 0.48 इंटू डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू 50 इंटू 0.879 सोल्व करोगे यही आंसर तुम्हें आ जाएगा, यही मोलकुलर मास। तो देखा तुमने, तो इस क्वेश्चन पर तुम अटेम्प्ट करो। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वेट ऑफ ग्लाइकोल, ग्लाइकोल समझते हो इथिलीन ग्लाइकोल होता है, ये एस का फॉर्मूला ऐसे होता है
सी, ये हुआ ग्लाइकॉल, डाइहाइड्रोक्सी अल्कोहल है और मोलकुलर फॉर्मूला वो होगा। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होता है, ग्लिसरॉल। तो व्हाट वेट ऑफ ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल यहाँ पर सॉल्यूट है, उसका पूछ रहा है कितना वेट, मस्ट बी मिक्स्ड विथ 4 kg वाटर। 4 kg वाटर, वाटर सॉल्वेंट है, उसमें डालना है 4 kg पानी में कितना ग्लाइकॉल डाला जाए, काहे के लिए, तो टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग एट -6 डिग्री सेल्सियस, -6 डिग्री सेल्सियस पर इसको जमने से रोकने के लिए। वाटर 4 kg था तो वो जम जाएगा कितना पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन जब उसमें हम सॉल्यूट डाल दिए ग्लाइकॉल, तब तो नीचे जाकर जमेगा, कितना पर जमना है उसको, -6 डिग्री सेल्सियस पर। तो कितना हम 4 kg वाटर में कितना ग्लाइकॉल डालें ताकि वो -6 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करे, तो क्या होगा, गिवन देखो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w इज इक्वल टू व्हाट, फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W इज इक्वल टू 4 kg, kg है, इसको ग्राम में जरूर बना लेना क्योंकि ग्राम वाला तुम्हारा बनाया हुआ है फॉर्मूला, तो kg। और उसके बाद इसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ C2H6O2 स्मॉल m, जोड़ो कितना होगा, C2H6O2 है ना, तो 12 2 गुने 2 गुने 1 गुने 6 प्लस 16 दुनी 32, 62 हो जाएगा, 12 दुनी 24 और 6 30 और 16 दुनी 32, ये इक्वल टू 62 का कितना डिप्रेशन करना है, 0 डिग्री सेल्सियस। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF, कितना डिप्रेशन हो रहा है, घट करके होना -6 डिग्री सेल्सियस, तो डिप्रेशन कितना होगा, 0 वाटर का होता है फ्रीजिंग पॉइंट, आई घट करके होना कितना है, -6, यानी 0 - -6 इक्वल टू क्या होगा, 6 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, KF इक्वल टू वाटर का पहले भी प्रूफ किए हैं 1.85। अब सब चीज हो गया, तो वी है फॉर्मूला आप लोग क्या इसके लिए रखते हैं, डेल्टा TF इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल W। निकालना है क्या, तो स्मॉल w निकालना है, इसलिए स्मॉल w इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा TF इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल W बाई 1000 इंटू KF, 1000 इंटू KF, इसमें सब चीज डालो निकल जाएगा। डेल्टा TF मालूम है तुमको, 6 स्मॉल m 62 कैपिटल W 4000 बाई 1000 इंटू KF 1.85, सॉल्व करो आंसर है। तो इस प्रकार से तुमने देखा जितने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो रहे हैं सभी में हम 2-2 न्यूमेरिकल देते जा रहे हैं। रिलेटिव लॉजिक ऑफ वेपर प्रेशर में भी दिए थे, वो 5th क्लास में था, फिर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट 6th क्लास में, उसमें भी 2 न्यूमेरिकल दिए। आज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें भी 2 न्यूमेरिकल दिए। उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ाएंगे उसमें भी देंगे, और तब जाकर के फाउंट ऑफ फैक्टर होगा, एब्नॉर्मल मोलकुलर मास होगा, चैप्टर खत्म होगा, तो फिर टोटल न्यूमेरिकल तुम लोग। ठीक, थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।